डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे, इसके फंक्शंस देखेंगे कि होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। बल्कि स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। So let's start nucleic acids. What is nucleic acids and what is the function of nucleic acid? So we see that information storage mean that nucleic acids के अंदर information stored होती है। हमारे genetic information, हमारी human body की एक जो information होती है उसकी storage हाउस है nucleic acids। फर्दर हम देखते हैं nucleic acids के functions क्या होते हैं। तो ये एक जेनेटिक मटेरियल है। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स का एक जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, इसी के अंदर आते हैं। जेनेटिक मटेरियल है ये। हम यहाँ देख सकते हैं कि साइड्स में जो क्रोमोसोम्स बने हैं इस डायग्राम में, और इसके अंदर फिर काफ़ी जीन कोड्स वगैरह मौजूद हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टोर्स इंफॉर्मेशन, मीन दैट इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये हमने पहले देख लिया है। इसके अंदर जीन्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, मतलब कि इसके अंदर जीन्स मौजूद होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और जो बिल्डिंग प्रोटीन्स हैं उनके ब्लूप्रिंट हैं, मतलब कि इसी के नक्शे कदम पे प्रोटीन्स बिल्ड होती हैं। नेक्स्ट, ये प्रोटीन बनाने का एक वो फार्मूला सा दे दिया ना, सिंपल सा। सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, आरएनए बनता है, आरएनए से आगे फिर प्रोटीन्स बनती हैं। उसके बाद ये साइड पे डीएनए का स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है, ये देखें। इसके अंदर डिफरेंट कोड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, और डिफरेंट जो हैं वो ट्रिपलेट्स मौजूद होते हैं, फॉस्फेट होता है, शुगर होती है, सारा आगे हम जाके पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ये देखें, डीएनए से प्रोटीन बनाई है इन्होंने। यहाँ हम अगर देखें इस साइड पे कि ये डीएनए है, डीएनए में इधर इन्होंने क्या क्या दिखाया है, साइटोसिन दिखाई हुई है, थायमीन, ग्वानिन और एडिनोसिन, ये चीज़ें एडिनिन, ये चीज़ें दिखा दी हैं। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। इनके हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और इससे फिर आगे क्या है, प्रोटीन बनती है। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन स्टोरेज के बारे में आ गया था। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र भी करता है। फर्स्ट स्टेप क्या था, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है जिसका फंक्शन क्या है, स्टोर्स करता है इंफॉर्मेशन को। सेकंड फंक्शन क्या है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, और जो है न्यू सेल्स का ब्लूप्रिंट है, न्यू सेल्स भी बनते हैं इससे इंफॉर्मेशन लेके। ये देखें, अगर हम इस साइड पे देखें तो ये पहले एक सेल बनाया हुआ है, उससे फिर आगे फर्दर दूसरे सेल्स बने हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है। ये देखें, एक सेल से आगे दो सेल्स बन गए हैं। ब्लूप्रिंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में भी ये ट्रांसफ़र होती है इंफॉर्मेशन। आगे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स पे ही जाते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स पे जाते हैं, तो मतलब कि इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट ये देखें, ये कि इन्होंने सिंपल सा एक वो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसे हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये क्या है। 1 मिनट। ये सिंपल एक डीएनए बनाया हुआ है, इसके ऊपर फ्रंट पे ये डीएनए है, उससे नीचे फिर इसकी डीकोडिंग और ये फिर मतलब अनवाइंडिंग होती है, और सिंगल डीएनए बनता है, उससे फिर ये आरएनए बनता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन अटैच होती है और प्रोटीन बन जाती है। इसकी एग्जांपल्स में हम देखते हैं दो तरह के वो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक आरएनए जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो कि सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये दिखाया हुआ इन्होंने, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और ये देखें, सिंगल हेलिक्स है, हेलिक्स मतलब यही जो इसकी स्ट्रैंड है। ये दूसरे इसके जो एग्जांपल है वो डीएनए, वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डबल हेलिक्स होता है। ये साइड पीस का स्ट्रक्चर भी आ गया है डीएनए का, दिस इज़ डीएनए।
डबल हेलिक्स होता है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो मोनोमर्स मतलब कि इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता है। ये देखें, ये न्यूक्लियोटाइड्स इन्होंने दिखाए हुए हैं इधर। न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसके न्यूक्लियोटाइड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, वही हमने देखा है अभी, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेस CN रिंग मतलब कार्बन और नाइट्रोजन रिंग, ये दिखाया हुआ, ये है नाइट्रोजनस बेस, कार्बन एंड नाइट्रोजन रिंग। And the nitrogen base A, T, C, G or U part mean that A stands for adenine, thymine, cytosine, guanine और U stands for uracil mean that RNA में U मौजूद होता है, यूरासिल मौजूद होता है थायमीन की जगह पे। पेंटोस शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर मौजूद होती है न्यूक्लियोटाइड इसमें। ये द पेंटोस शुगर भी दिखा दी गई है। राइबोज RNA में होती है पेंटोस शुगर। डीऑक्सीराइबोज DNA में मौजूद होती है। ये ऊपर स्ट्रक्चर भी इनके दिखा दिए गए हैं। एक साइड पे RNA है, राइबोज है, एक साइड पे डीऑक्सीराइबोज है। नेक्स्ट देखते हैं तो फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। फॉस्फेट ग्रुप PO4 ग्रुप ये मौजूद है, फॉस्फेट ग्रुप। ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन दैट आर न्यूक्लिक एसिड चार्ज मॉलिक्यूल्स, क्या न्यूक्लिक एसिड चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। मैं देखूंगी सबके कमेंट सेक्शन और इंशाल्लाह वहाँ रिप्लाई करूंगी न्यूक्लिक एसिड चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या नहीं। उसके बाद हम इसकी DNA और RNA के स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसकी एनिमेशन देखते हैं। तो हमने जैसे पहले पढ़ा है RNA सिंगल स्ट्रैंड है। अगर हम राइट साइड पे देखें तो RNA है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल हेलिक्स होता है। और अगर हम DNA को देखें तो डबल स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स हमने जो पढ़े हैं कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस होती हैं, बेसिस होती हैं, पेंटोस शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होती हैं। इसके आगे टाइप्स हैं, 2 तरह की टाइप्स होती हैं। डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस की बेस पे होती हैं 2 तरह की टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या है? प्योरीन्स। फर्स्ट टाइप प्योरीन है, मतलब इसमें डबल रिंग नाइट्रोजन बेस मौजूद होती है, डबल रिंग नाइट्रोजन बेस। एडिनिन, ग्वानिन, ठीक है, ये दोनों क्या हैं? प्योरीन्स हैं और ये डबल रिंग होंगे, एडिनिन और ग्वानिन। ओके, सेकंड टाइप क्या है? पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स में सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेस होती है जो कि साइटोसिन है, थायमीन है और RNA के केस में यूरासिल मौजूद होता है। प्योरीन्स जो है इज इक्वल्स टू Ag मीन दैट इट इज़ प्योर सिल्वर। Ag प्योर सिल्वर। ओके, ये एक हिंट है प्योरीन को याद रखने का। ये नाइट्रोजन बेसिस के स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल, ठीक है। और थायमीन DNA के केस में होता है, यूरासिल RNA के केस में होता है। ये तीनों पायरिमिडीन्स हैं। नेक्स्ट हम नीचे वाली देखें तो ये प्योरीन्स हैं, ये प्योरीन्स हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं शुगर्स। शुगर्स को अगर हम देखें तो डीऑक्सीराइबोज शुगर DNA में होती है, राइबोज शुगर RNA में मौजूद होती है। उसके बाद हम न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स देखते हैं। ये क्या? ओके, हम न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स को देखते हैं, ये क्या है? एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड्स को जॉइन किया जाता है, किसके दरमियान होता है? बिटवीन द OH ग्रुप ऑन द 3rd कार्बन ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड दो एंड द फॉस्फेट ऑन द 5 कार्बन ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। इसको मैं समझाती हूँ कि किस तरह न्यूक्लियोटाइड्स को हम जोड़ते हैं। इनके दरमियान में पहली बात याद रखनी है कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। किस किस के दरमियान में कोवैलेंट बॉन्ड होता है? एक न्यूक्लियोटाइड जो ग्रुप है उसकी 3rd कार्बन और जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड ग्रुप है एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी 3rd कार्बन और जो फॉस्फेट है वो किस पे जुड़ा होता है? 5th कार्बन ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ओके, इनके दरमियान में
कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि हम इस तरह देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड होता है किसके दरम्यान में होता है, एक न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन पे जो OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके, और फॉस्फेट कहाँ होगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन पे, इनके दरम्यान में कोवलेंट मौजूद होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज लिंक्स क्रिएट अ बैकबोन ऑफ शुगर फॉस्फेट यूनिट्स विद नाइट्रोजन बेसिस एज अपेंडेजेस। ये शुगर फॉस्फेट यूनिट्स के बैकबोन बनाती है नाइट्रोजन बेसिस के साथ। उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ बेसिस अलोंग DNA और मैसेंजर RNA पॉलीमर इज यूनिक फॉर ईच जीन। सिंपल सी बात है, हर एक जीन के लिए मैसेंजर RNA पॉलीमर या फिर DNA की जो बेसिस की सीक्वेंस है ये यूनिक होगी हर जीन के लिए। ये खसूसियत होती है इसकी, जिसकी बेस पे फिर हमारी आई के कलर, आई बॉल का कलर, या हमारी हाइट, या एनी करेक्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी और एन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि करेक्टराइज किया जाता है। ये न्यूक्लिक पॉलीमर इसकी बैकबोन के बारे में देखते हैं। तो शुगर टू फॉस्फेट बॉन्ड के साथ शुगर अटैच होती है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड मौजूद होता है शुगर और फॉस्फेट के दरम्यान में, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये देखें, ये ठीक है, सॉरी, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इसके दरम्यान में दिखाया हुआ है इन्होंने, शुगर और फॉस्फेट के साथ जो अटैच है। ये सेकंड, ओके, ये वन न्यूक्लियोटाइड, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, इनके दरम्यान में जो बॉन्ड है इसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसी तरह नेक्स्ट इसी तरह ही आती रहेंगी, पूरे DNA स्ट्रक्चर में इस तरह होगा। अब वो कह रहे हैं कि हमने न्यू बेस जो है पिछली बेस के शुगर वाले पॉइंट पर अटैच करनी है। ओके, पॉलीमर जो है वो एक ही डायरेक्शन में ग्रो करता जाएगा, नाइट्रोजन बेसिस हैंग ऑफ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्लियर। नेक्स्ट है DNA एज जेनेटिक मटेरियल, दिस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हम इस बात को देखते हैं कि DNA एज जेनेटिक मटेरियल क्या है। DNA जो है तमाम सेल्स में मौजूद होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है न्यूक्लियस के साथ। सेकंड पॉइंट क्या है कि सोमैटिक सेल्स में DNA की अमाउंट जो है वो कांस्टेंट होती है, जैसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, तो इसमें DNA की अमाउंट कांस्टेंट होगी। थर्ड पॉइंट यह कि DNA कंटेंट ऑफ गैमीट्स, मतलब सेक्स सेल्स की बात करें, इज हाफ दैट ऑफ सोमैटिक सेल। अब गैमीट्स में, सेक्स सेल्स में, बॉडी सेल्स में तो अमाउंट कांस्टेंट है DNA की, लेकिन सेक्स सेल्स में इसकी अमाउंट सोमैटिक सेल्स की निस्बत हाफ होगी। अगर पॉलीप्लॉइडी का केस है, मतलब मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो DNA कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा अपने प्रोपोर्शनल फैक्टर की निस्बत। फोर्थ पॉइंट क्या है, म्यूटेजेनिक इफेक्ट ऑफ UV light px at 253.7 नैनोमीटर, द पीक फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ UV लाइट बाय DNA। ये उन्होंने एब्जॉर्प्शन बताई हुई है कि DNA कितनी UV लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो 253.7 नैनोमीटर है। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है, राइबोस हमने पढ़ा है, फॉस्फेट होते हैं, शुगर होती है राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, और बेसिस होती है नाइट्रोजनस बेसिस, क्लोरीन होगी या पाइरामिडीन होगी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। नेक्स्ट ये दिखाया हुआ है इन्होंने रेप्लिकेशन ऑफ DNA, जिसे हम सेंट्रल डॉगमा भी कहते हैं, और ये फ्रेडरिक ने जो है ये मॉडल पेश किया था। ठीक है, इसमें क्या है, 3-4 जो इसमें हैं 3 प्रोसेस बताए हुए हैं, एक रेप्लिकेशन, एक ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। इसमें हम ये देखेंगे कि प्रोटीन कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल, अगर हम देखें इस ऊपर मॉडल का देखते हैं, नीचे भी हमने नहीं पढ़ना। DNA से क्या होगा, एक DNA जीनोम बनेगा, मतलब एक DNA सिंगल हम DNA को ले लेंगे। ओके, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन, जिसमें हमने क्या करना है, DNA की कॉपी बनानी है। ठीक है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस हम देखते हैं, प्रोसेस बाय विच DNA इज़ कॉपीड विद वेरी हाई फाइडेलिटी। ओके, DNA की कॉपी किया हमने, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ट्रांसक्रिप्शन करनी है, और क्या बनाना है, मैसेंजर RNA, जिसे ट्रांसक्रिप्टोम भी कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच द DNA जेनेटिक कोड इज़ रीड
रीड किया जाएगा जेनेटिक कोड को एंड ट्रांसफ़र टू मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और ये इंटरमीडिएट स्टेप है प्रोटीन के बनने में। प्रोटीन बनने में इंटरमीडिएट स्टेप कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस कौन सा है? वो ट्रांसलेशन का है, जिसमें क्या होगा? जेनेटिक कोड जो है, जो मैसेंजर आरएनए में जेनेटिक कोड था उसे कन्वर्ट कर देना है प्रोटीन में। प्रोटीन क्या है? एंड प्रोडक्ट है जीन एक्सप्रेशन का। ये हमने सारा प्रोसेस क्या पढ़ा है? एक्सप्रेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये 3 प्रोसेस होते हैं सेंट्रल डॉग्मा में। The DNA sequence codes for the messenger RNA sequence which codes for the protein sequence। मतलब कि DNA से मैसेंजर RNA से प्रोटीन सीक्वेंस बनेगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA मॉलिक्यूल से वही बात होगी, DNA और RNA मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। तो हम देखते हैं RNA मॉलिक्यूल जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, DNA मॉलिक्यूल में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि स्पायरली एक दूसरे से स्प्रिंग की तरह, जो स्पायरल जो डायरेक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है, उस तरह ये जुड़े होते हैं और क्या बनाते हैं? डबल हेलिक्स। DNA में DNA डबल हेलिक्स में क्या होता है? 2 बैकबोन्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं इन 5 to 3 एंड 3 to 5 डायरेक्शन फ्रॉम ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन होगी। एन अरेंजमेंट एफर्ट टू एंटी पैरेलल, इसे हम एंटी पैरेलल कहते हैं। वन DNA मॉलिक्यूल इंक्लूड्स मैनी जीन। एक DNA मॉलिक्यूल के अंदर बहुत से जीन्स होते हैं। अगर हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की पेयरिंग, न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बिटवीन DNA स्ट्रैंड। कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से थे? 2 तरह के थे, प्योरिन्स और पायरिमिडिन। उनमें आगे क्या थे? प्योरिन्स में एडेनिन और गुआनिन था, और पायरिमिडिन्स में साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे इनके दरमियान। यह देखें प्योरिन, इनकी प्योरिन में एडेनिन और थायमिन, ठीक है, इसके दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन मतलब ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। आगे DNA मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ हमने अभी पढ़ा था। हम इसके डिटेल में जाने से पहले से हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि डबल हेलिक्स होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं और स्पाइरल फॉर्मेशन होती है इसकी, ठीक है। और हमने एक और बात पढ़ी थी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं 5 to 3। डबल हेलिक्स होते हैं, वही बात आ गई। हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं जो कि 2 स्ट्रैंड्स को जोड़ते हैं। एडेनिन थायमिन से जुड़ेगी, साइटोसिन गुआनिन से जुड़ेगा। हमेशा ये चेंज नहीं हो सकता। अगर ये चेंज हुआ तो समझें एबनॉर्मेलिटी है, तो ये चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कॉपिंग DNA को कॉपी करना है तो हम क्या? रेप्लिकेशन। 2 स्ट्रैंड्स और DNA हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब DNA हेलिक्स के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब एक अगर हम उसमें से एक स्ट्रैंड को ले लेंगे तो दूसरा बिल्ड हो सकता है। वन कैन रीबिल्ड द होल, एक भी हो तो उससे पूरा DNA रीबिल्ड हो सकता है। व्हेन डज द सेल कॉपी DNA को सेल कब कॉपी करता है? कब ज़रूरत महसूस होती है? वही बात, व्हेन इन द लाइफ ऑफ अ सेल डज DNA हैव टू बी कॉपीड। सेल की लाइफ में कब ये ज़रूरत महसूस होती है कि DNA को कॉपी होना चाहिए? सेल रिप्रोडक्शन, जब सेल रिप्रोडक्शन होगी तब माइटोसिस होगी, ठीक है। ये देखें तब क्या होगा? DNA कॉपी होगा। ये माइटोसिस का प्रोसेस दिखाया। गैमीट प्रोडक्शन होगी मतलब मियोसिस होगी। सेल रिप्रोडक्शन होगी तब भी हमें DNA को कॉपी करने की ज़रूरत है, मतलब माइटोसिस जब होगी। गैमीट प्रोडक्शन मतलब मियोसिस जब होगी तब भी DNA को कॉपी करने की ज़रूरत है। DNA replication, it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. जेम्स वाटसन और फ्रांसिस जो टिक है, इन्होंने 1953 में ये मॉडल पेश किया था। DNA रेप्लिकेशन का इसे हम आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं हम?
वही बात 1953 में इन्होंने मॉरिस विल्किंस, रोजलिंड फ्रैंकलिन इन्होंने मॉडल पेश किए थे। इंटरेस्टिंग नोट इसमें डिटेल में हम देखते हैं क्या है। जो प्यूरिन और पायरिमिडिन बेसिस हैं उनकी रेशो, मतलब एडेनिन और थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन की रेशो अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इसकी रेशो डीएनए मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स वर्सेस ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये देखें इधर। ओके, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थायमिन के दरम्यान में एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन और साइटोसिन के दरम्यान में। बायोटेक प्रोसीजर्स, मतलब जीसी कंटेंट ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, इन्हें सेपरेट करने के लिए हमें हायर टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। ये लोअर टेम्परेचर पे जीसी कंटेंट सेपरेट नहीं हो सकते, मतलब हाई टेम्परेचर ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए। मैनी जीसी कंटेंट होंगे, पैरासाइट्स वगैरह जैसे होते हैं, ठीक है। अदर इंटरेस्टिंग नोट क्या, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनिन, इसमें क्या क्या मौजूद हो गया, एडिनिन होगा, राइबोज होगा एंड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स मौजूद होंगे, इससे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये देखें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल से आगे मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसमें एडिनिन AMP, मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस PI मतलब फॉस्फेट के 2 ग्रुप्स और अटैच होंगे तो क्या बनेगा, ये देखें 1 सेकेंड एंड थर्ड, 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे फॉस्फेट के, तो ये क्या बना दिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज इफेक्टिवली कंप्लीटेड इन द अर्ली 2000s, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2000s में कंप्लीट हो गया था। An unplanned benefit of project was the development of faster, less expensive sequencing methods. Clear, the first human genome took over 10 years to sequence. फर्स्ट ह्यूमन जीनोम को कंप्लीट करने में, सीक्वेंस करने में 10 years लग गए थे। करंटली आजकल जो ह्यूमन जीनोम फ्यू डेज़ में जो कंप्लीट हो रहा है, ये इन्होंने आगे बता दी हैं। कनेक्शंस जीनोम्स और के बायोलॉजी से, के पैलेंटोलॉजी, एवोल्यूशन सब होंगे। DNA and protein the step measures of evolution. The DNA and protein the step measures of evolution. Evolution में इनका क्या रोल है। The linear sequence of nucleotides in DNA molecules are passed from parents to offspring, मतलब के DNA molecules के जो nucleotides हैं वो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में पास होते रहते हैं। 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर मोर सिमिलर इन डीएनए देन आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज। एक एरिया में रहने वाली जो एक क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, एक एरिया नहीं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो हैं उनके डीएनए सिमिलर होंगे देन जो कि थोड़े डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी यूज्ड टू असेस एवोल्यूशनरी किनशिप। ओके, क्लियर है कि इसमें डीएनए प्रोटीन्स का एवोल्यूशन में भी रोल है। के बारे में हमने सारा टॉपिक पढ़ा है। क्लियर है कि कोई क्वेश्चन रहता है आप लोगों का या कहीं से समझ नहीं लगी तो उसे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।